अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग KMUCAT प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 3 की डिस्कशन करेंगे, बेसिकली विच इज़ कंडक्टेड फ्रॉम योर बायोलॉजी पोर्शन चैप्टर नंबर 13, 14, 15, 16 एंड 17। केमिस्ट्री पोर्शन चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13 एंड 14। फिजिक्स पोर्शन चैप्टर नंबर 9, 10, 11 एंड 12। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों की तरफ से नाम उधर हमारे लिए मोटिवेशन होती है। सेकंड थिंग इज़ डैट आप सब लोग कोशिश करो कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो, सो दैट आप लोगों से किसी भी किस्म का पॉइंट, किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो स्किप ना हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास जो MCQ नंबर 1 है, कहता है कि मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ। तो मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स हमारे पास जो है वो बेसिकली ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में होते हैं, और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हमें पता है कि ये नॉन स्पेसिफिक इन नेचर होती है। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। MCQ नंबर 2 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेशली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए हमारे पास जो है वो बी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 3 में कहता है कि हमारे पास कंपाउंड फॉर्म्ड इन एन ऑर्गेनिज्म फॉर इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ द अनदर ऑर्गेनिज्म। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो एंटीबॉडीज़ जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। फोर्थ में कहता है कि अमाउंट ऑफ द एयर दैट मूव इन एंड आउट ऑफ द लंग्स विद ईच इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, तो उसको हम लोग जो है वो टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। फिफ्थ में कहता है कि इन ह्यूमंस नंबर ऑफ लोब्स इन राइट एंड लेफ्ट लंग। तो हमारे पास जो राइट लंग होता है उसमें 3 लोब्स होते हैं, और लेफ्ट लंग में जो है वो 2 लोब्स होते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सिक्स में कहता है कि मेजर पार्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्पिरेटरी सर्फेसिस एज। तो वो इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स जो है वो 70% जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सेवंथ में कहता है कि हमारे पास एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द नोज डिपेंड्स अपॉन द कार्टिलेज एंड। हमारे पास जो नोज़ के एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं वो कार्टिलेज और एथमाइड बोन पर डिपेंड करते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एट्थ में कहता है कि BCG वैक्सीन इज़ यूज्ड अगेंस्ट। तो BCG वैक्सीन हम लोग जो है वो ट्यूबरक्लोसिस TB के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नाइन्थ में कहता है कि विच वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द कैंसर इन द वर्ल्ड इज़। तो लंग कैंसर जो है वो मोस्ट कॉमन जो है वो लंग कैंसर है अक्रॉस द वर्ल्ड। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। टेंथ में कहता है कि हमारे पास द मेंटेनेंस ऑफ द सोडियम लेवल एट अ स्टेडी स्टेट इज़ कंट्रोल्ड बाय। तो उसको जो है वो एल्डोस्टेरोन जो है वो कंट्रोल करता है सोडियम लेवल को। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 11th में कहता है कि हमारे पास पाइलोनेफ्राइटिस इज़ एन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ऑफ। तो बेसिकली पाइलोनेफ्राइटिस इट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ किडनी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 12th में कहता है कि रेक्टल ग्लैंड्स इज़ द करेक्टर ऑफ। तो रेक्टल ग्लैंड्स बेसिकली ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में होते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 13 में कहता है कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर इन द किडनी इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ विच हार्मोन। तो ADH जो है हमारे पास जो है वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को जो है वो कंट्रोल करता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, जब हमारी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेटेड होती है, ठीक है, तो उस वक्त हमारे पास ADH हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है, और ये वाटर को जो है वो रीअब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट MCQ नंबर 14 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिगार्डेड एज द थर्मोस्टेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो थर्मोस्टेट जो है वो हाइपोथैलेमस में लोकेटेड होता है, या हाइपोथैलेमस को हम लोग जो है वो थर्मोस्टेट ऑफ बॉडी कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 15 में कहता है कि हमारे पास सार्कोमियर इज़ द रीजन ऑफ द मायोफाइब्रिल्स बिटवीन 2 सक्सेसिव Z लाइन्स। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 16 में कहता है कि सार्कोप्लाज्म ऑफ द मसल फाइबर्स कंटेन मैनी कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स। तो उनको हम लोग जो है वो मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 17 में कहता है कि हमारे पास बोन्स आर हेल्ड टुगेदर विद ईच अदर एंड एट जॉइंट। तो हमारे पास बोन्स जो है वो एक दूसरे के साथ जो कनेक्ट होती हैं वो लिगामेंट के थ्रू कनेक्ट होती हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 18 में कहता है कि थिन फिलामेंट ऑफ द स्ट्रेटेड मसल्स फाइबर इज़ कंपोज्ड ऑफ। तो थिन फिलामेंट में हमारे पास एक्टिन होता है, और थिक फिलामेंट में हमारे पास मायोसिन होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 19 में कहता है कि मसल्स आर अटैच टू बोन्स। हम लोगों ने पहले बात की कि बोन टू बोन कनेक्शन किसके थ्रू होता है, लिगामेंट के थ्रू होता है। अब यहाँ पे वो बोन टू मसल कनेक्शन की बात कर रहा है, तो वो टेंडन के थ्रू जो है वो आपस में कनेक्ट होती हैं। ठीक है, ये अटैच होती हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।
20 में कहता है कि लार्ज मल्टी न्यूक्लिएटेड बोन सेल्स विच आर इन्वॉल्व इन द बोन रीअब्जॉर्प्शन। तो बोन रीअब्जॉर्प्शन बेसिकली ये ऑस्टियोक्लास्ट्स का जो है वो फंक्शन होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आप लोगों को इन ये जो बोन सेल्स हैं इनके फंक्शंस का पता हो, बोन फॉर्मिंग सेल्स कौन से हैं, बोन ईटिंग सेल्स कौन से हैं, ठीक है, बोन्स और कार्टिलेज में डिफरेंस का पता हो, यहाँ से भी MCQ आते हैं। ठीक है, कार्टिलेज टाइप 1 जो है वो कोलेजन टाइप 1 किस में होता है, कोलेजन टाइप 2 किस में होता है, तो इनके डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर्स आपको पता हो, यहाँ से भी MCQ आने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट MCQ नंबर 21 में कहता है कि एन इंजरी टू द लिगामेंट। तो लिगामेंट की इंजरी को जो है वो स्प्रेन कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 22 में कहता है कि मसल फाइबर्स कंटेन्स मैनी न्यूक्लियाई, अ लार्ज नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड इज सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन। तो उस मेम्ब्रेन को जो है वो सार्कोलीमा कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 23 में कहता है कि टोटल नंबर ऑफ द स्पाइनल नर्व्स इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में हमारे पास स्पाइनल नर्व्स कितनी हैं, उनके 31 पेयर्स होते हैं। ठीक है, और अगर पेयर्स की फॉर्म में ना हो तो आप लोग फिर बोलोगे कि 62 स्पाइनल नर्व्स होती हैं। नेक्स्ट MCQ नंबर 24 में कहता है कि फंक्शनली सेरिब्रल नर्व्स नंबर 1, 2 एंड 8 इन ह्यूमंस आर। तो ये बेसिकली सेंसरी नर्व्स हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आपको सेंसरी नर्व्स का पता हो कि वो कौन कौन सी हैं, मोटर का पता हो, मिक्स्ड का पता हो, ठीक है, यहाँ से MCQ आने के चांस होता है। 25 में कहता है कि ऑल पेपिला ऑन द टंग हैव टेस्ट बर्ड्स एक्सेप्ट। तो हमारे पास फिलीफॉर्म जो है वो इस पर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट नहीं होते। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 26 में कहता है कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट हैविंग अ गैप ऑफ मोर देन 20 नैनोमीटर। तो हमारे पास जो केमिकल साइनेप्स होती है उसमें जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है या वो गैप है, ठीक है, वो 20 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 27 में कहता है कि मेरी ज्वाना इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो मेरी ज्वाना जो है वो ये कैनाबिस सैटिवा से ऑब्टेन किया जाता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 28 में कहता है कि अ लॉन्ग अनब्रांच्ड प्रोसेस दैट कैरी द इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। तो उनको हम लोग जो है वो एक्सॉन्स कहते हैं। ठीक है, एक्सॉन्स जो है वो इन्फॉर्मेशन को या इम्पल्सेस को जो है वो सेल बॉडी से अवे लेकर जाते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 29 में कहता है कि पार्ट ऑफ ब्रेन एसोसिएटेड विद द लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो हमारे पास जो हिप्पोकैम्पस होता है इट इज़ बेसिकली एसोसिएटेड विद द लॉन्ग टर्म मेमोरी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 30 में कहता है कि हमारे पास अ डिजीज़ दैट कैन बी क्योर्ड बाय द ड्रग एल डोपा। तो एल डोपा बेसिकली इट इज़ अ ड्रग जो कि हम लोग पार्किंसंस डिजीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनको देते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब पार्किंसन डिजीज़ बेसिकली है क्या, देखो हमारे पास ब्रेन में एसिटाइलकोलिन और डोपामीन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अगर इनमें से किसी एक की भी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाए तो दूसरे की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी। मींस अगर इनमें बैलेंस ना रहे तो उसके रिजल्ट पे हमारे पास जो डिज़ीज़ होती है तो उसको हम लोग पार्किंसन डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, और पार्किंसन डिजीज़ के लिए हम लोग फिर एल डोपा देते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 31 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो यहाँ पे ग्लूटामेट जो है वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनहिबिटरी कौन से हैं, एक्साइटेटरी कौन से हैं, या वो ऐसे कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि इनहिबिटरी भी हैं और एक्साइटेटरी भी हैं। यहाँ से भी MCQ आने का चांस होता है। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। लेकिन आप लोग इन तमाम न्यूरोट्रांसमीटर्स को याद करो। ठीक है, कौन से इनहिबिटरी हैं, कौन से एक्साइटेटरी हैं, कौन से दोनों काम करते हैं। 32 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर द डिटेक्शन ऑफ द स्टिमुलस ऑफ द पेन। तो हमारे पास जो नोसिसेप्टर्स होते हैं ये पेन को डिटेक्ट करते हैं। बाकी यहाँ पर कीमो रिसेप्टर्स हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, थर्मो रिसेप्टर्स हैं, इनका भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भी MCQ आने का चांस होता है। 33 में कहता है कि नॉन माइलिनेटेड पार्ट ऑफ द एक्सॉन बिटवीन टू शिवॉन सेल्स। तो उसको हम लोग जो है वो नोड ऑफ रेनवीर कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 34 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिजेनरेटिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो हमारे पास जो अल्जाइमर डिजीज़ होती है इसको न्यूरोलॉजिकल बेसिकली इट इज़ अ डिजेनरेटिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 35 में कहता है कि ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट इन द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन विच आर एसोसिएटेड विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उसको हम लोग निसल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। ऑप्शन डी इज। MCQ नंबर 36। अब यहाँ से ऑनवर्ड आप लोगों के पास केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें कहता है कोलाइडल पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग। तो हम लोग कोलाइडल पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग द एक्सट्रीमली फाइन फिल्टर पेपर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 37 में कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट्स बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम। तो उसको हम लोग जो है वो लायोफिलिक कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 38 में कहता है कि सिलेक्ट कम्प्लीटली
इमिसिबल पेयर ऑफ द लिक्विड्स। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन डिसल्फाइड और वाटर सिस्टम जो है वो ये कम्प्लीटली इमिसिबल पेयर ऑफ लिक्विड्स हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आप लोगों के पास ये एक टेबल बना होगा, आप लोगों ने उस टेबल को मस्ट देखना है, वहाँ से MCQ आने के चांस होता है। MCQ नंबर 39 में कहता है कि विच वन इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो मोलैलिटी जो है वो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, बाकी मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 40 में कहता है कि मोलैलिटी ऑफ द प्योर वाटर इज़, तो प्योर वाटर की मोलैलिटी जो है 55.5 होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 41 में कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट्स पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, तो उसको हम लोग मोलैलिटी कहते हैं। अगर यहाँ पर किलोग्राम ऑफ द सोल्यूशन होता तो हम लोग उसको फिर मोलैलिटी कहते। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 42 में कहता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हैज़ अ स्टेटमेंट विच एम्प्लाइज दैट। तो हमारे पास जो थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ है बेसिकली वो कहता है कि हमारे पास एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड है। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 43 में कहता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एंडोथर्मिक एक्सेप्ट। हमारे पास इवापोरेशन, सब्लिमेशन और आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हैं एक्सेप्ट कंडेंसेशन। कंडेंसेशन हमारे पास जो है वो इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 44 में कहता है कि अमाउंट ऑफ द हीट विच इज़ इन्वॉल्व ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर, तो उसको हम लोग जो है वो एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 45 में कहता है कि हीट ऑफ कंटेंट ऑफ द सिस्टम, तो उसको हम लोग जो है वो एंथैल्पी कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 46 में कहता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन Na2CO2। तो अब हमें पता है कि हमारे पास Na2 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +1 होती है। तो जस्ट सिंपल आप लोग लिख सकते हो 2 × +1। 2 हम लोगों ने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास Na2 है। ठीक है, Na2 प्लस अब आगे 2x क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास कार्बन के भी 2 वो हैं। ठीक है, एटम, सो दैट इज़ वाई। जस्ट सिंपल आप लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो फॉर द वैल्यू ऑफ x, तो आप लोगों के पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी कार्बन की इन Na2CO2 विच इज़ -1। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 47 में कहते हैं कि स्ट्रॉन्गर द रिडक्शन पोटेंशियल द मोर डिफिकल्ट इट इज़ टू ऑक्सीडाइज द कंपाउंड। ठीक है, हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही मुश्किल होगा कि हम लोग किसी कंपाउंड को जो है वो ऑक्सीडाइज कर सकें। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 48 में कहता है कि विच वन इज़ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो आप लोगों के पास KCl, NaOH, H2SO4 जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ऑप्शंस में आप लोग देख लो, KCl गिवन है, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। बाकी आप लोगों के पास ये जो चीज़ें गिवन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, SiCl4, SrCl2, तो ये हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 49 में कहते हैं द रिएक्शन। अब ये रिएक्शन दिया हुआ है ये बेसिकली इट इज़ अ रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 50 में कहता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स। तो जब आयरन की रस्टिंग होती है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लॉस हो रहे होते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 51 में कहता है कि मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ द नॉन मेटल्स कंबाइन विद द वाटर टू फॉर्म। तो मोस्टली हमारे पास जो नॉन मेटल्स के कंपाउंड्स होते हैं या ऑक्साइड्स होते हैं वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एसिड बनाते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 52 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड एग्जिबिट एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो हमारे पास ऐसे ऑक्साइड जो कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास बेरिलियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड, ठीक है, Bi2O3 या ZnO, ठीक है, जिंक ऑक्साइड, ये हमारे पास एम्फोटेरिक होते हैं। क्यों? हमारे पास ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शंस में देखो ZnO गिवन है, इट इज़ अ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, सो दैट इज़ वाई हम लोग बोलेंगे कि इट एग्जिबिट्स द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 53 में कहते हैं कि फॉजन रूल स्टेट्स दैट स्मॉल हाईली चार्ज्ड आयन टेंड्स टू फॉर्म मोर कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, फॉजन रूल ये कहता है कि हमारे पास जो कंपाउंड जो है वो स्मॉल होगा और हाईली चार्ज्ड होगा तो वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 54 में कहता है कि बिहेवियर ऑफ PbCl2 एंड PbCl4 आर रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास जो PbCl2 है ये आयनिक है और PbCl4 जो है वो कोवेलेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास हैलाइड्स विद द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वो हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनाते हैं और ऐसे हैलाइड्स जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होती है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब यहाँ पर PbCl2 जो है वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, लेस है, तो ये आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। नेक्स्ट हमारे पास PbCl4 जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हायर है, सो दैट इज़ वाई ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 55 में कहता है कि ऑन फ्लेम टेस्ट सोडियम, कैल्शियम एंड बेरियम गिव्स अ कलर रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास जब हम लोग फ्लेम टेस्ट करते हैं तो हमारे पास सोडियम जो है वो येलो कलर देता है,
कैल्शियम जो है वो ब्रिक रेड कलर देता है और बेरियम जो है वो एप्पल ग्रीन कलर देता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 56 में कहता है कि बेरिलियम इज़ एन अल्कलाइन अर्थ मेटल विच रेजिस्ट्स टूवर्ड्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन बिकॉज, कहता है कि बेरिलियम जो है वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन प्रोसेस को क्यों रेजिस्ट करता है, क्यों नहीं होने देता। उसकी वजह यह है कि हमारे पास ये जो बेरिलियम होता है ना, ये एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोट बना लेते हैं अपने इर्द गिर्द बेरिलियम ऑक्साइड की, उसकी वजह से हमारे पास ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं होने देता। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 57 में कहता है कि रीज़न फॉर द अल्कली मेटल्स टू बी सॉफ्ट इज़ दैट, कहता है कि अल्कली मेटल्स सॉफ्ट क्यों होते हैं। सॉफ्ट वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें क्लोज पैक्ड पोजीशंस नहीं होती। ठीक है, मींस उनके क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स नहीं होते। ठीक है, सो दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 58 में कहता है कि रिंग टेस्ट इज़ शोन बाय द कंपाउंड्स हैविंग, तो रिंग टेस्ट बेसिकली हमारे पास नाइट्राइट के रेडिकल्स जो है वो देते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 59 में कहता है कि विच वन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो हमारे पास जो HClO4 है ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, और यहाँ पर हमारे पास जो सिंपल HClO है ये वीकेस्ट एसिड है। ठीक है, या वीक एसिड है। ऑप्शन डी इज़ ए इज़ करेक्ट। यहाँ पर उसने स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का पूछा है। नेक्स्ट MCQ नंबर 60 में कहता है द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज फ्रॉम सोडियम टू फॉस्फोरस, बट इन वन केस द ट्रेंड बिकम एबनॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। ठीक है, इसको आप लोग करेक्ट कर लो। कहते हैं कि दिस केस इज़ बिटवीन, तो देखो हमारे पास ये कहता है कि हमारे पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो सोडियम से जो है वो लेकर फॉस्फोरस तक इंक्रीज़ होती है, लेकिन आगे जाकर वो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम पर जो है वो डिक्रीज़ होती है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये ट्रेंड जो है वो एबनॉर्मल हो जाता है, यहाँ पर एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास जो है वो इसलिए ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम पर जाकर हमारे पास ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर एबनॉर्मल ट्रेंड हो जाता है। नेक्स्ट 61 में कहता है कि हमारे पास सम ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक ड्यू टू, तो हमारे पास बेसिकली ये जो पैरामैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 62 में कहता है कि हमारे पास कंपोनेंट ऑफ द ब्रोंज LIR, तो ये आप लोगों की बुक में एक टेबल होगा। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाले चैप्टर में जो अलाई वाला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, बिल्कुल लास्ट पे जो है वो एक टेबल होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने उस टेबल को मस्ट याद करना है, वहाँ से MCQ आने के चांसेस होते हैं। MCQs किस तरह से आता है, इस तरह से आता है। वो आप लोगों से पूछ सकता है कि ब्रोंज का एलाई में जो है वो कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं या कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को वहाँ पर 3-4 और भी इस तरह की चीज़ें मिलेंगी, तो उनको भी आप लोगों ने मस्ट याद करना है। अब ब्रोंज के एलाई में हमारे पास जो है वो कॉपर और टिन होते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 63 में कहता है कि परसेंटेज ऑफ द कार्बन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉफ्ट आयरन प्रोडक्ट्स इज़ इन द ऑर्डर ऑफ, तो देखो हमारे पास जो कास्ट आयरन होता है ना, उसमें कार्बन की कंपोजिशन सबसे ज़्यादा होती है, और रॉट आयरन में कार्बन की कंपोजिशन सबसे कम होती है, और स्टील में जो है वो इन दोनों के जो है वो इन बिटवीन होती है। ठीक है, सो ट्रेंड हमारे पास ये बन जाएगा कि हमारे पास कास्ट आयरन में कार्बन की कंपोजिशन जो है वो या परसेंटेज जो है वो ज़्यादा होती है, उसके बाद स्टील में, और सबसे कम हमारे पास जो कार्बन होता है वो रॉट आयरन में होता है। अब हो सकता है कि वो एग्जामिनर आप लोगों को इसी तरह से मेन टेस्ट में जो है वो ये MCQ उठा कर दे दे, या हो सकता है कि जस्ट सिंपल वो किसी एक आयरन की टाइप का पूछ ले कि इसमें कार्बन जो है वो उसकी कितनी कंपोजिशन होती है या किस तरह से। ठीक है, मतलब वो आपसे कह सकता है कि हमारे पास परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है वो आयरन की किस टाइप में जो है वो ज़्यादा होता है, तो फिर आप लोग कास्ट आयरन का बोलोगे। अगर वो कहता है कि हमारे पास सबसे कम कदर होगा, तो फिर आप लोग रॉट आयरन का बोलोगे। मीन्स आप लोगों ने इस MCQ को उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने जहन में जो है वो मस्ट बैठाना है। नेक्स्ट MCQ नंबर 64 में कहता है कि सिलेक्ट द एलिमेंट विच इज़ नॉट फेरोमैग्नेटिक। अब यहाँ पर जो है वो जो एंटीमोनी है SB ऑप्शन सी में, ये फेरोमैग्नेटिक नहीं है, ये डायमैग्नेटिक है। ठीक है, हमारे पास कॉपर, लेड, गोल्ड और ये एंटीमोनी जो है वो ये डायमैग्नेटिक होती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की डिफरेंट एग्जांपल्स याद करनी है, यहाँ से MCQ आने का चांस होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट MCQ नंबर 65 में कहता है द कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस इज़ ड्यू टू, तो हमारे पास ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं, इनकी ये कलर्ड नेचर किस वजह से होती है, D to D ट्रांजिशन की वजह से होती है। ठीक है, D to D ट्रांजिशन ऑफ द एलिमेंट्स की वजह से होती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 66, अब यहाँ से ऑनवर्ड हमारे पास फिजिक्स का पोर्शन शुरू हो जाता है।
ठीक है, अब इसमें कहता है इंटेंस कोहेरेंट एंड मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ द लाइट आर प्रोड्यूस बाय। तो हमारे पास जो लेज़र होती है वो इंटेंस कोहेरेंट एंड मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट जो है वो प्रोड्यूस करती है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 67 में कहता है कि व्हेन अ वेव कम अक्रॉस एन ऑब्स्टिकल इट बेंड्स अराउंड द ऑब्स्टिकल। तो हमारे पास ये जो बेंडिंग का फिनोमेना होता है इसको हम लोग डायफ्रैक्शन कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 68 में कहता है कि व्हेन द साउंड वेव्स मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो उनकी फ्रिक्वेंसी हमारे पास जो है वो ये कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। बाकी हर चीज़ चेंज होती है, फ्रिक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगी अगर कोई साउंड वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 69 में कहते हैं कि डिवाइस विच कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्रिसाइज वेवलेंथ। तो प्रिसाइज वेवलेंथ मेजर करने के लिए हम लोग जो है वो मिचेल्सन एनफेरोमीटर यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 70 में कहता है एज द प्रेशर ऑफ द मीडियम इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम। तो हमारे पास जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड पर कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड जो है वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, सो हमारे पास जो है वो स्पीड ऑफ साउंड रिमेन्स सेम। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 71 में कहते हैं द प्रोसेस इन विच अ सिस्टम गोज अ चेंज ऑफ स्टेट व्हेन नो हीट कैन एंटर और लीव। तो हमारे पास जो एडियोबैटिक प्रोसेस होता है इसमें ना कोई हीट एंटर करती है और ना ही कोई हीट लीव करती है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 72 में कहता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये आगे उसकी इक्वेशन दी हुई है, कहता है कि इट इज़ अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ। तो हमारे पास जो फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनामिक्स का, बेसिकली इट इज़ बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। फर्दर नेक्स्ट प्रोसीड करने से पहले आप लोगों से जो है वो एक बात करना चाहता हूँ। देखो, फिज़िक्स पोर्शन में आप लोगों ने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि फ़िज़िक्स पोर्शन में जो है वो काफ़ी ज़्यादा MCQs जो है वो इस तरह से स्टेटमेंट्स वाले MCQ थे। तो इन स्टेटमेंट वाले MCQs को ऐड करने का एक मकसद है। इन स्टेटमेंट वाले MCQs को ऐड करने का मकसद ये है ताकि मैं आप लोगों के मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉइंट्स क्लियर करवा सकूं या मैक्सिमम टू मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा सकूं। ठीक है, आप लोगों ने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी, अगर नहीं भी की तो आगे जब जाकर मैं ये MCQs एक्सप्लेन करूँगा तो आप लोगों को खुद बहुत समझ आ जाएगी कि इन MCQs के एक ऑप्शन में जो है वो आप लोगों के लिए एक कॉन्सेप्ट है, एक MCQ पॉइंट है। ठीक है, सो लिहाजा आप लोगों ने क्या करना है कि इन तमाम ऑप्शंस को भी अपने जहन में बैठाना है। ये इस तरह से स्टेटमेंट वाले MCQs देने का मकसद ही ये था कि मैं आप लोगों को जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम MCQs या पॉइंट्स कवर करवा सकूं। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 73 में कहता है कि चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की दो स्टेटमेंट हैं। नंबर 1 स्टेटमेंट हमें ये कहती है कि हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन इज़ ऑलवेज लेस देन 100%। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। MCQ ऑप्शन बी में कहता है कि हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये भी कहती है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कॉज हीट टू फ्लो हीट फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। कहता है कि ये बहुत मुश्किल है या इम्पॉसिबल है कि हम लोग जो है वो किसी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट को ट्रांसफ़र करें। हीट हमारे पास हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जाती है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, हमारे पास जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसकी दो स्टेटमेंट्स हैं और दोनों यहाँ पर उसने ऑप्शन ए और बी में आपको कवर करवा दिए हैं। आप लोगों ने इन दोनों स्टेटमेंट्स को जहन में रखना है। हो सकता है कि कोई एक स्टेटमेंट आप लोगों के पास मेन टेस्ट में आ जाए। ऑप्शन सी में देखो कहता है कि एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन इज़ ऑलवेज लेस देन कॉर्नेट इंजन। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे पास हीट इंजन की एफिशिएंसी कॉर्नेट हीट इंजन से लेस होती है। ऑप्शन डी में कहता है कि एफिशिएंसी ऑफ द कॉर्नेट इंजन इज़ लेस देन 100। तो हमारे पास कॉर्नेट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो लेस देन 100 नहीं होती, वो 100 होती है। ठीक है, सो ऑप्शन डी जो है वो हमारे पास इनकरेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ 74 में कहता है कि चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पर ऑप्शन ए में आप लोग देखो कहता है कि इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स ऑफ द हीट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ द कॉर्नेट इंजन डिक्रीजेज। ये स्टेटमेंट गलत है। जब भी हम लोग जो है वो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, सोर्स के, तो हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ द कॉर्नेट इंजन जो है वो भी इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ नहीं होगी। ठीक है, सो आप लोगों ने ये करेक्ट ऑप्शन अपने जहन में मस्ट रखना है। ऑप्शन बी भी देख लो, कहता है कि द प्रोसेस विच इज़ परफॉर्म्ड क्विकली इज़ ऑडियोबैटिक प्रोसेस। ये पॉइंट बी जहन में रखो। हो सकता है कि आप लोगों से वो MCQ में पूछे कि हमारे पास सबसे क्विक प्रोसेस कौन सा होता है। हमारे पास जो मोस्ट क्विक प्रोसेस होता है वो एडियोबैटिक प्रोसेस होता है। इसमें ना हीट इंटर होती है सिस्टम में और ना ही लीव करती है। ठीक है, ऑप्शन सी में देखो if an ideal gas allowed to expand adiabatically the work done by the gas is equal to the loss of internal energy।
ठीक है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आप लोगों ने इसको भी जहन में रखना है कि हमारे पास जब भी हमारे पास आइडियल गैस को हम लोग अलाउ करें कि वो एक्सपेंड हो आडियोबैटिकली, तो हमारे पास जो वर्क डन होगा बाय द गैस वो किसकी इक्वल होगा, वो लॉस ऑफ इंटरनल एनर्जी की इक्वल होगा। आप लोगों ने इस पॉइंट को भी जहन में रखना है। ऑप्शन डी में कहते हैं द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स विल इंक्रीज द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है और आप लोगों ने इस स्टेटमेंट को भी अपने जहन में मस्ट रखना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ऑप्शन ए जो है वो गलत है, लेकिन आप लोग इस ऑप्शन को भी करेक्ट करके अपने पास मस्ट नोट करो, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 75 में कहता है कि चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पर ऑप्शन ए में आप लोग देखो कहता है लार्जर द रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो हमारे पास करंट स्मॉलर फ्लो होगा ना, ठीक है, कम करंट फ्लो होगा क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास जो चार्जिंग टाइम होगा कैपेसिटर का वो भी ज़्यादा होगा। जबकि आप लोग ऑप्शन ए में देखो, यहाँ पे उसने बोला है कि डिक्रीज़ द चार्जिंग टाइम। नो, डिक्रीज़ नहीं करेगा, हमारे पास चार्जिंग टाइम भी इंक्रीज़ होगा क्योंकि वो ज़्यादा टाइम लेगा ना, करंट कम जा रहा है रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से, तो हमारे पास फिर वो कैपेसिटर जो है वो ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, सो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को भी जो है वो समझने की कोशिश करो। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो रॉन्ग है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आप लोग इसको करेक्ट करके अपने पास मस्ट नोट करो। बाकी ऑप्शंस देखो, ऑप्शन बी में कहता है द बिगर द कैपेसिटेंस द लॉन्गर इट विल टेक टू चार्ज। ये बात भी ठीक है। ठीक है, हमारे पास जितना कैपेसिटर बड़ा होगा वो उतना टाइम लेगा चार्ज होने में। ऑप्शन सी में कहता है टाइम टेकन टू चार्ज द कैपेसिटर इन अ गिवन सर्किट इज डिटरमाइंड बाय द टाइम कांस्टेंट। बिल्कुल, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी में कहता है कि हमारे पास मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज इक्वल टू कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई ईएमएफ। ये बात भी ठीक है। और हो सकता है कि वो ऑप्शन डी को जो है वो आप लोगों से न्यूमेरिकल बना के पूछ ले, आप लोगों को वो कैपेसिटेंस दे दे, किसी कैपेसिटर की ईएमएफ भी दे दे और आपसे बोले कि आप लोग मैक्सिमम चार्ज फाइंड करो कैपेसिटर पर, तो जस्ट आप लोग सिंपल उस कैपेसिटेंस को जो है वो ईएमएफ वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करोगे और आप लोगों के पास जो है वो मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा कैपेसिटर पर। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो ये इनकरेक्ट है, लेकिन आप लोग इसको भी करेक्ट करके अपने पास मस्ट। MCQ नंबर 76 में कहता है कि ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट। देखो यार, हमारे पास जो एवरेज वोल्टेज होती है, ठीक है, ऑन द कैपेसिटर ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस, तो V/2 की इक्वल होती है। देखो हमारे पास कैपेसिटर की दो प्लेट्स होती हैं और अगर हम लोग उनकी एवरेज वोल्टेज की बात करें तो ऑब्वियसली हम लोग उसकी वोल्टेज को जो है वो 2 पर डिवाइड ही करेंगे ना। ठीक है, सो हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो इट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी में कहता है कि व्हेन द कैपेसिटर इज अनचार्ज, तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द प्लेट्स वो ज़ीरो होता है। ये बात भी आप लोगों ने लाजमी जहन में रखनी है। हो सकता है कि आप लोगों के मेन टेस्ट में वो आप लोगों से क्वेश्चन करेंगे जब हमारे पास कैपेसिटर जो है वो अनचार्ज होगा तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा उसकी दोनों प्लेट्स के इन बिटवीन, तो आप लोग बोलोगे कि ज़ीरो होगा। सो लिहाजा आप लोगों ने इन पॉइंट्स को जहन में मस्ट रखना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू है। ऑप्शन सी में कहता है कि व्हेन अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लेस्ड या मटेरियल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड, तो हमारे पास वो पोलराइज्ड हो जाएगी। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी में कहता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। तो ये बात गलत है। हमारे पास जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है वो इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से जो है वो लार्जर होती है, स्मॉलर नहीं होती। सो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हर मरतबा MCQAT KMUCAT में यहाँ से MCQ आता है। ठीक है, आप लोगों को कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का पता हो कि सीरीज़ में वो लार्जर होती है कि स्मॉलर होती है। ठीक है, पैरेलल में क्या सीन होता है, तो ये आप लोगों को चीज़ें मस्ट पता होनी चाहिए। ठीक हो गया। सो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट 77 में कहता है कि हमारे पास ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट। अब यहाँ पर भी आप लोग देखो, ऑप्शन ए में कहता है द कैपेसिटर चार्जिंग द बैटरी ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये बात बिल्कुल ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों के मेन टेस्ट में वो आपसे पूछे कि हमारे पास एक कैपेसिटर है जो कि चार्ज हो रहा है, तो वो क्या चीज़ ट्रांसफ़र कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट्स, वो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर रहा होता है। सो लिहाजा ये पॉइंट करेक्ट है, आप लोगों ने इसको भी ध्यान में रखना है। ऑप्शन बी में कहता है कि रिलेशनशिप बिटवीन द फील्ड स्ट्रेंथ एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट इज एनालोगस टू ग्रेविटेशनल फील्ड। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, आप लोगों ने इसको भी ध्यान में रखना है। आप लोगों से पूछ सकता है कि हमारे पास जो फील्ड स्ट्रेंथ और पोटेंशियल ग्रेडियंट के दरमियान जो रिलेशन है वो किसके एनालोगस है, तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड के एनालोगस होता है। ऑप्शन बी भी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। सी में कहता है कि डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग द इलेक्ट्रिकल चार्जेस, तो उसको हम लोग कैपेसिटर कहते हैं, और एबिलिटी ऑफ या कैपेबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर द चार्जेस, तो उसको हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है।
लेकिन अगर आप लोग ऑप्शन डी को देखो, कहता है कि ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज ओहम। नो, हमारे पास कैपेसिटेंस की यूनिट ओहम नहीं है, ओहम इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस की यूनिट हमारे पास फैरेड है। ठीक है, सो ऑप्शन डी हमारे पास जो है वो ये इनकरेक्ट है। आप लोग इसको करेक्ट करके मस्ट अपने ध्यान में रखो। नेक्स्ट MCQ नंबर 78 में कहता है कि ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट। अब यहाँ पर ऑप्शन ए में आप लोग देखो, कहता है कि वर्क डन टू मूव अ टेस्ट चार्ज Q फ्रॉम द इन्फिनिटी टू डिस्टेंस R। हमारे पास वो W इज इक्वल टू KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई R की इक्वल होता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी को देखो, कहता है कि इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज E इज इक्वल टू KQ ओवर R स्क्वायर। ये बात भी ठीक है। ऑप्शन सी में देखो, कहता है कि फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट द डिस्टेंस R फ्रॉम Q, तो हमारे पास वो KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई R की इक्वल होता है। जबकि आप लोग ऑप्शन में देखो कि उसने R का स्क्वायर लिया हुआ है, R का स्क्वायर नहीं होता है इसमें। ठीक है, हमारे पास सिंपल जो है वो R होता है। इसको आप लोग करेक्ट करके जहन में रखो। ऑप्शन डी में कहता है कि फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द डिस्टेंस R फ्रॉम Q, तो हमारे पास V इज इक्वल टू W ओवर Q की इक्वल होता है। अब यहाँ से देखो आप लोगों के 4 पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं, और हो सकता है कि इन्हीं 4 पॉइंट्स में से MCQ जो है आप लोगों के मेन टेस्ट में आ जाए, कोई न्यूमेरिकल आ जाए, तो आप लोग ये रिलेशंस मस्ट अपने ध्यान में रखो। यहाँ पर ये चारों रिलेशंस कन्फ्यूजिंग रिलेशंस होते हैं। ये चैप्टर नंबर जो 11 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला, तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्लियर करवा लिए ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन्स दूर हो जाए। सो लिहाजा आप लोग इन चारों रिलेशंस को मस्ट अपने ध्यान में रखो ताकि इनके रिलेटेड कोई भी MCQ आए तो आप लोग उसको ईजिली हैंडल कर सको। ठीक है, नेक्स्ट 79 में कहते हैं कि चूज़ द इनकरेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हमारे पास यहाँ पर कहता है कि अगर हमारे पास ज़्यादा फील्ड लाइन जो है वो इंटर करें किसी सरफेस में देन लीविंग, तो हमारे पास जो फ्लक्स होगा वो नेगेटिव होगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इफ़ मोर फील्ड लाइंस आर एंटरिंग देन लीविंग, तो हमारे पास जो फ्लक्स होगा वो नेगेटिव होगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी में कहता है कि हमारे पास इफ़ द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लीविंग, अगर वो इक्वल हों तो हमारे पास फ्लक्स जो है वो ज़ीरो होगा। ठीक है, ऑप्शन सी में देखो, कहता है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज Q डिवाइडेड बाय परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। बेसिकली ये स्टेटमेंट हमारे पास गाजेस लॉ की स्टेटमेंट है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी में कहता है इफ़ मोर फील्ड लाइंस आर एंटरिंग देन लीविंग द सरफेस, तो हमारे पास फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव नहीं होगा, फ्लक्स नेगेटिव होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट ऑप्शन ए और ऑप्शन डी आप लोग देख सकते हो, ये ऑपोजिट स्टेटमेंट्स हैं। तो अगर ऑपोजिट है तो इसका मतलब है कि इनमें से कोई एक स्टेटमेंट जो है वो ठीक होगी ना। तो आप लोगों ने ये चीज़ हमेशा अपने ध्यान में रखनी है कि जब भी हमारे पास जो है वो मोर नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस अगर हमारे पास जो है वो किसी सरफेस में इंटर हो रही हैं देन लीविंग, तो हमारे पास फ्लक्स जो है वो नेगेटिव होगा। और फ्लक्स पॉजिटिव कब होगा, तो आप लोग इसी स्टेटमेंट को जो है वो उलट कर लो। जब हमारे पास ज़्यादा फील्ड लाइंस लीव करेंगी किसी सरफेस को देन एंटरिंग, तो हमारे पास उस वक्त हमारे पास फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, मतलब जितनी ज़्यादा निकलेंगी तो उतना पॉजिटिव होगा, अगर जितनी कम निकलेंगी मतलब ज़्यादा एंटर होंगी और निकलेंगी कम, तो हमारे पास फ्लक्स जो है वो नेगेटिव होगा। ये चारों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है कि इनमें से कोई एक पॉइंट आप लोगों के मेन टेस्ट में आ जाए, सो लिहाजा आप लोगों ने इन चारों पॉइंट्स को मस्ट जहन में रखना है। नेक्स्ट MCQ नंबर 80 में कहता है कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 81 में कहता है ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट, तो यहाँ पर अगर आप लोग ऑप्शन ए को देखो, कहता है कि नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू पर यूनिट एरिया, तो उसको हम लोग करंट कहते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी में कहता है कि यूनिट ऑफ करंट इज कूलम पर सेकेंड, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी में कहता है कि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी एज इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी में कहता है कि एवरेज स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 10⁻⁻10 मीटर पर सेकेंड। नो, हमारे पास जो एवरेज स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की वो 10⁻+5 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग एक डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर है वो ध्यान में रखो कि हमारे पास जो एवरेज स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की वो 10⁻+5 मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन अगर वो आप लोगों से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पूछे इलेक्ट्रॉन की, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है उसमें वो हमारे पास 10⁻⁻5 होती है। एवरेज स्पीड
10⁻+5 होती है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो 10⁻⁻5 होती है। यहाँ पर आप लोगों के 5 पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं, 5 कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के क्लियर हो रहे हैं, 5 MCQs पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। आप लोगों ने इन 5 पॉइंट्स को मस्ट जहन में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट MCQ नंबर 82 में कहता है कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन। अगर आप लोग ऑप्शन ए में देखो, कहता है कि फिलामेंट बल्ब, थर्मिस्टर एंड सेमीकंडक्टर डायोड्स आर नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन बी में कहता है कि रेजिस्टेंस डिक्रीजेज शार्पली एज द टेम्परेचर राइजेज फॉर द थर्मिस्टर। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी को देखो, कहता है कि द करंट टाइम ग्राफ फॉर द सेमीकंडक्टर डायोड शोज दैट इट इज़ अ नॉन लीनियर ग्राफ। क्यों? ये हमारे पास नॉन ओमिक कंडक्टर्स की बात कर रहा है, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी में कहता है कि ओहम लॉ इज़ वैलिड फॉर ऑल द कंडक्टिंग मटेरियल। नो, हमारे पास ओहम लॉ तमाम कंडक्टर मटेरियल्स पर वैलिड नहीं होता। ये ओहम लॉ सिर्फ और सिर्फ ओहमिक कंडक्टर्स या ओहमिक मटेरियल्स पर जो है वो वैलिड होता है, ठीक है। सो ऑप्शन डी जो है वो हमारे पास इनकरेक्ट। आप लोगों ने इन चारों पॉइंट्स को भी मस्ट जहन में रखना है। हो सकता है कि आप लोगों से पूछ ले कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन ओहमिक मटेरियल्स एक्सेप्ट। फिर अगर आप लोगों को ऑप्शन ए जहन में हुआ कि हमारे पास फिलामेंट ऑफ बल्ब, थर्मिस्टर और सेमीकंडक्टर डायोड जो है वो ये नॉन ओहमिक थे, तो आप लोग इजीली उस MCQ को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। बाकी भी तीनों पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इनको भी जो है वो मस्ट जहन में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट MCQ नंबर 83 कहता है कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें आप लोग ऑप्शन ए को अगर देखो, कहता है द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एंड एलॉयज आर वेरी स्मॉल। अब यहाँ तक स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। देखो यार, जब रेजिस्टिविटी जो है वो कम होगी तो ऑब्वियसली हमारे पास करंट फ्लो करेगा ज़्यादा। तो अगर करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो वो मटेरियल हमारे पास क्या होगा? गुड कंडक्टर होगा। तो आप लोग इजीली जो है वो इसको आइडेंटिफाई कर सकते थे, ठीक है। ये स्टेटमेंट ऑप्शन ए जो है हमारे पास ये इनकरेक्ट है, लेकिन आप लोग इसको ठीक कर लो, ठीक है। कि हमारे पास जब भी रेजिस्टिविटी जो है वो किसी चीज़ की कम होती है तो हमारे पास करंट ज़्यादा फ्लो करता है। जब करंट ज़्यादा फ्लो करता है तो हमारे पास वो मटेरियल जो है वो गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। इसको आप लोग करेक्ट करके अपने जहन में मस्ट जहन में रखो। ऑप्शन बी में कहता है कि हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे पास रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस है और रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या है? कंडक्टिविटी है। ये 2 पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों ने जहन में रखने हैं। ऑप्शन सी में कहता है कि ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज मोहो या साइमन। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी में कहता है कि ऐसा यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर, ठीक है। रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम होता है और रेजिस्टिविटी का क्या होता है? ओहम मीटर होता है। कंडक्टेंस का हमारे पास मोहो या साइमन होता है और कंडक्टिविटी का क्या होता है? मोहो मीटर या साइमन मीटर। यहाँ पर मैंने आप लोगों को 5 से 6 पॉइंट्स कवर करवाए हैं। ये 5 से 6 पॉइंट्स आप लोगों को मस्ट आने चाहिए। नेक्स्ट MCQ नंबर 84 में कहता है कि हमारे पास चूज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आप लोग देखो, ऑप्शन ए में कहता है कि ऐसा यूनिट ऑफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस इज केल्विन। नो, हमारे पास जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस है उसका ऐसा यूनिट पर केल्विन होता है, K⁻⁻1, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे पास इनकरेक्ट है, लेकिन आप लोग इसको करेक्ट करके जहन में रखो। बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। कहता है कि ऑप्शन बी में टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। ये बात भी बिल्कुल ठीक है और हो सकता है कि आप लोगों के मेन टेस्ट में आप लोगों से क्वेश्चन करें हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो आप लोगों ने इन स्टेटमेंट्स को मस्ट जहन में रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ऑप्शन सी में कहता है कि रेजिस्टेंस इंक्रीजेज इन रेजिस्टेंस द इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर राइज। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास जो है वो जब भी इनिशियल रेजिस्टेंस या टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है तो हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है। ऑप्शन सी भी हमारे पास बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी में कहता है कि विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स डिक्रीज। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हमारे पास कंडक्टर्स के लिए जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती है, लेकिन हमारे पास जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं या बाकी चीज़ें होती हैं, ये ऑप्शन डी में गिवन है। इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, इंसुलेटर्स हो गए, सेमीकंडक्टर्स हो गए, तो हमारे पास टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से इनकी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ होती है। तो ये 4-5 पॉइंट्स है, तो ये भी आप लोगों ने मस्ट जहन में रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट MCQ नंबर 85 में कहता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए में कहता है कि सी बैक अफेक्ट इज़ इरिवर्सिबल। नो, हमारे पास जो सी बैक अफेक्ट होता है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। सो आप लोगों ने इस ऑप्शन को करेक्ट करके जहन में रखना है।
बाकी ऑप्शन भी देख लो, कहता है कि हमारे पास थर्मोकपल्स आर वाइडली यूज्ड एज टेम्परेचर सेंसर्स। ये बात भी ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों के मेन टेस्ट में पूछे कि हमारे पास हम लोग टेम्परेचर सेंसर के लिए क्या चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, या हम लोग थर्मोकपल्स को किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। सो लिहाजा आप लोगों ने इन पॉइंट्स को मस्ट ध्यान में रखना। ऑप्शन सी में कहता है कि टू जंक्शन सर्किट इज़ कॉल्ड थर्मोकपल। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी में कहता है कि हमारे पास थॉमस सीबैक फाइंड द रिलेशन बिटवीन द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन 1821, जिसको उसने सीबैक इफेक्ट का नाम दिया था। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सो ऑप्शन ए को आप लोगों ने करेक्ट करना है। हमारे पास सीबैक इफेक्ट जो है वो इरिवर्सिबल नहीं होता, ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो ये इनकरेक्ट है। MCQ नंबर 86 में कहता है द पायलट, अब यहाँ से आप लोगों का इंग्लिश का पोर्शन शुरू हो जाता है, ठीक है। द पायलट जम्प्ड ऑफ द एरोप्लेन OFF ऑफ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 87 में कहता है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पर आप लोगों के पास वी ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 88 में कहता है कि आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 89 में कहता है कि माई ब्रदर लिव्स डैश 162 वाशिंगटन स्ट्रीट। अब हमारे पास जो है वो इसमें जो है वो एट आएगा। हम लोग इन भी यूज़ करते हैं, लेकिन आप लोग इन और एट में डिफरेंस देख लो। अगर हमारे पास जो है वो कोई मींस लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन ना हो, कोई लोकल लोकेशन हो, तो उसके लिए फिर हम लोग इन यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर उसने एक पूरा एड्रेस दे दिया कि 162 वाशिंगटन स्ट्रीट, फिर उसके लिए हम लोग एट यूज़ करते हैं। एट हम लोग स्पेसिफिक लोकेशन के लिए यूज़ करते हैं, और इन जो है हम लोग लोकल लोकेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, या किसी लॉन्गर लोकेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 90 में कहता है कि डैश चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन रिसाइटेड a poem, the children recited a poem in the honor of the prime minister, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द चिल्ड्रन रिसाइटेड a poem in the honor of the प्राइम मिनिस्टर। नीचे इसके यूजेस लिखे हुए हैं कि आप लोगों ने जो है वो किस तरह से इनको यूज़ करना है। आप लोग इस स्टेटमेंट को पढ़ सकते हो, ठीक है। बाय द वे यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है इन MCQ नंबर 90। नेक्स्ट 91 में कहता है कि फ़र्स्ट एम्बेसडर ऑफ इस्लाम। हमारे पास फर्स्ट एम्बेसडर जो है वो इस्लाम के मसअब बिन उमैर थे, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 92 में कहता है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड डैश डॉटर्स, तो उनकी 4 बेटियां थीं, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 93 में कहता है कि हमारे पास टोटल डैश ज़ुकात मुसारिफ आर मैंशनड इन द कुरान, तो हमारे पास मुसारिफ ज़ुकात कितने हैं, 8 हैं। ये आप लोगों ने इस्लामियात में 9th 10th में भी पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो हमारे पास मुसारिफ ज़ुकात कितने हैं, 8 हैं। नेक्स्ट 94 में कहता है कि देर आर डैश फ़र्ज़ इन गुसल, तो गुसल में हमारे पास जो है वो टोटल 3 फ़र्ज़ होते हैं, ठीक है। गार्गलिंग, पुटिंग वाटर इन नॉस्ट्रल्स एंड प्योरिंग द वाटर ओवर द एंटायर बॉडी। ये गार्गलिंग हुई, हम लोग जो ये हलक तक पानी पहुंचाते हैं, खरारा जिसे हम लोग कहते हैं, ये वो है, ठीक है। तो हमारे पास गुसल के 3 फ़राइज़ हैं। नेक्स्ट 95 में कहता है कि नमाज ईद इज़, हमारे पास ईद की जो नमाज़ होती है वो वाजिब होती है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 96 में कहता है कि विच सिटी इज़ कॉल्ड एज द हार्ट ऑफ पाकिस्तान, तो लाहौर को जो है वो हार्ट ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 97 में कहता है द फर्स्ट सेशन ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ द पाकिस्तान वाज हेल्ड ऑन, तो बेसिकली वो 10 अगस्त 1947 को हुआ था, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 98 में कहता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर डॉन, तो बेसिकली हमारे पास उसके फाउंडर कौन थे, कायदे आज़म, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 99 में कहता है कि विच पास कनेक्ट्स द पाकिस्तान विद अफगानिस्तान, तो खैबर पास जो है वो पाकिस्तान को जो है वो अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट करवाता है, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ बी इज़ करेक्ट, सॉरी। 100 में कहता है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो सर आगा खान थे, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सो ये था आप लोगों के पास KMUCAT प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 3। उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। स्पेशली आप लोगों ने फिजिक्स के पोर्शन पर बहुत फोकस करना है। इसमें मैंने बहुत कोशिश किया कि लाइक आप लोगों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉइंट्स जो है वो कवर करवा सकूँ। कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो।